CAPFSC 2024, those candidates who are appearing in interview or they are having chance to appear in interview. Why I'm saying that? Because many candidates who are serious, who are planning, yes, I will do that, but due to some one reason or other, they may not get chance to appear in interview. Qualifying written doesn't mean you are definitely appearing in interview. Yes, you are having chance. You are having good chance to appear in interview. So those who are about to appear or those who will appear, they must see this video. There is some good analysis since many candidates asked about cutoff and other all things. So I should discuss many aspects of the interview and other aspects. Okay. सो एक चीज ध्यान रखना कि सभी कैंडिडेट्स दोज कैंडिडेट्स हु आर अबाउट टू अपियर, आप 450 मार्क्स जो हैं वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं। अब आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू दोज मार्क्स, बट यू आर हैविंग 150 मोर मार्क्स। इस 150 में से आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब जस्ट सोचो, इसमें और इसमें एक चीज देखो, इसका यदि हम 2/3 लेते हैं तो 300 आता है। 2/3 इसका 300, क्या 300 आ पाएगा? बस लिमिटेड कैंडिडेट्स, 2 4 5 10 कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को ये पॉसिबिलिटी है कि आएगा। हो सकता है एक भी का नहीं आए और हो सकता है एक दो का आए। इसका 2/3 जो होता है 300, इसका 2/3 जो है 100 होता है। 100 तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का आएगा। दैट्स मीन अभी आपके पास यहां जो है मार्क्स जो है इंक्रीज करने के काफी चांसेस हैं और यहां आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब जस्ट सोचो, इसके आप 80% मार्क्स लोगे, इसके 80% तो कितना आता है? 360। और 360 तो किसी का भी नहीं आया है रिटर्न में। 360 तो अब तक मैंने किसी का नहीं देखा है। लेकिन इसका यदि आप 80% करते हो तो 120 आता है। यू हैव सीन सो मेनी कैंडिडेट्स गो टू 120। हाँ, अब यदि आप देखो 2020 तक, तो 21 22 23 इन 3 बैचेज में 120 प्लस मार्क्स आए। लेकिन मींस 120 21 में 120 हाईएस्ट शायद था, 22 में 130 हाईएस्ट था और 23 में 126 आई। इसका मतलब इससे इसमें 80% आ रहा, लेकिन यहां तो 80% किसी को नहीं आ रहा। यहां 2/3 66.66% भी एक दो कैंडिडेट का, या वो भी चांसेस नहीं। तो अब आपके पास यहां इंपॉर्टेंट है कि आप इसके मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसको क्या आगे करना है उसके बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको डिस्कस करना चाहता हूं। हमेशा ध्यान रखो, जो फ्यूचर है, फ्यूचर के जो सीड्स हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट में छुपे हुए हैं। आप पास्ट को जाने बिना आप फ्यूचर में प्रॉपर सक्सेस नहीं हो सकते हो। किसी भी, देखो, साइंस है या जो भी चीजें हैं, कि किसी ने पहले एक्सपेरिमेंट किया, हम उस एक्सपेरिमेंट को जानते हैं, फिर उसमें यदि कुछ एरर है उसको इंप्रूव करते हैं। दैट्स द थिंग। तो कंटिन्यू हम पीछे जो चीजें हैं उनको देखेंगे, उनसे हम लेसन्स लेंगे। पहले आप 23 के कैंडिडेट्स के कुछ मार्क्स, मैं हाइलाइट्स, जस्ट मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस वो कर चुका हूं। लेकिन जस्ट कुछ हाईलाइट मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। 23 में मैं ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जो मेन लिस्ट में थे 312। बाद के जो कैंडिडेट्स जो हैं 46 कैंडिडेट्स, एक्चुअली 47 का आना चाहिए था, 46 का लेकिन आया है, तो उसके मार्क्स मैंने ऐड नहीं किया। ये 312 कैंडिडेट्स जो मेन लिस्ट में जिनके थे उनके ही ऐड में कर रहा हूं। अब देखो, ये जो 320 ये 312 कैंडिडेट्स थे, तो इसमें यदि हम जनरल कैंडिडेट्स का फाइनल मार्क्स लें, जो ये, क्योंकि इसमें तो जो रिजर्व लिस्ट में तो थोड़े कम हो गए थे ना, करीब 2 मार्क्स कम हो गए, लेकिन हम मेन लिस्ट का लेते हैं। तो 325 जनरल का कट ऑफ था और ओबीसी का 321 था और ईडब्ल्यूएस का 311 था और एससी का 300 ये 7 था और एसटी का 301 था। तो ये जनरल, ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये कट ऑफ था इनका फाइनल। जो रिटेन में यदि हम देखें तो रिटेन में 196 इनका भी था, 196 इनका भी था।
इनका जो था ये 189 था, ठीक है, 189। एसटी का जो था 186 था और एसटी का 176 था। अब हम ब्रैकेट में वो मार्क्स लिखते हैं जो इंटरव्यू का डिफरेंस है। इंटरव्यू का इसमें से यदि डिफरेंस आप देख लो तो क्या हो रहा, 129। इसमें से डिफरेंस यदि देख लो तो क्या आपका हो रहा, 125 हो रहा। इसमें देखो तो 122 हो रहा है। इसमें देखो तो 186 और ये 307 तो 121। इसमें देखो तो 125। इसका मतलब क्या है कि यदि आप जनरल कैंडिडेट थे मेन लिस्ट में आपको आने के लिए, यानी कि जो डिफरेंस क्या चाहिए था आपको 129, जो कि एक भी कैंडिडेट को नहीं आया। ओबीसी 125 चाहिए, तो 125 या 125 प्लस जस्ट दो कैंडिडेट का है। 122 इसमें चाहिए, इसमें 121, इसमें 125। इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट जितना कट ऑफ है, जब वही आपका मार्क्स आए, मान के चलो 196 था जनरल का और 196 ही आपका आया, तब तो आपका नहीं सिलेक्शन हो रहा था। हाँ, पॉसिबिलिटी ये था कि हो सकता था 130 भी किसी का आ सकता था। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अब ये मान करके चलो कि सपोज इसमें से आपका 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है। यदि मान के चलो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब क्या है, आपको 129 ला 119 लाना था। 119, इसमें 115, इसमें 122, इसमें 111 और इसमें 115। 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है। यदि 20 मार्क्स एक्स्ट्रा है, 20 मार्क्स यदि एक्स्ट्रा है तो 109, 105, 11, सॉरी ये 112, तो ठीक है 102, ये आपका 101, ये 10। ठीक है, यदि 20 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा हैं तो अब देखो, यदि 20 मार्क्स भी एक्स्ट्रा हैं तो इस ब्रैकेट में यदि आप जिस भी कैटेगरी में हो, मार्क्स लास्ट तक रहे हो, और ये लाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैंने दोनों इस वजह से लिया है कि आप इनको देख सकते हो। अब यदि हम एक बार 23 के मार्क्स देखते हैं, हाईएस्ट मार्क्स 126 मार्क्स था एक कैंडिडेट को। फॉर्चुनेटली आई एम फीलिंग प्राउड कि वो कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए थे। 125 एक कैंडिडेट का आया। उसके बाद जो मार्क्स था 122, 122 टू कैंडिडेट्स। देखो, ये मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट का बात ले रहा हूं। कुछ और कैंडिडेट थे जिनके, जैसे मेरे एक और कैंडिडेट थे, अनफॉर्चुनेट था कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन उनका 122 था। तो 122 और भी कैंडिडेट के हो सकते हैं, 125 और भी कैंडिडेट्स के हो सकते हैं, आई डोंट नो। बट जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो जो 312 मेन लिस्ट में कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उनके 120 लो, 121 किसी का नहीं था। 120 जो था 120, ये 120 जो था 26 कैंडिडेट्स का था। ठीक है, तो ये आपके जो हैं 26 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स थे, ठीक है, 26। तो यानी कि टोटल यदि हम लेते हैं तो 30 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स जो हैं वो आपके 120 या 120 से ऊपर थे। अब जैसे देखो, यदि 120 या 120 से ऊपर थे, इसका मतलब क्या है, यदि आपका 10 मार्क्स भी एडवांटेज है, किसी भी आप ग्रुप में होते, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो गया हुआ होता, 10 मार्क्स भी एक्स्ट्रा होने। लेकिन जब 20 मार्क्स एक्स्ट्रा है तब तो कोई आराम से है। अब देखो नीचे आ जाओ, तो यानी कि 10 मार्क्स भी ऊपर है आपका कट ऑफ से, तो आप 120 या उससे ऊपर ला रहे हो तो सिलेक्शन है। लेकिन 20 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा है सपोज, तो और अच्छा। देखो 119 यदि हम देखते हैं, तो 119 टू कैंडिडेट का आया। 118 जो था वो 4 कैंडिडेट्स का आया। 117 जो था वो 2 कैंडिडेट्स का आया। 116 जो था वो 3 कैंडिडेट्स का आया। 115 जो है वो आपका 12 कैंडिडेट्स का आया। 114 जो है वो 6 कैंडिडेट्स का आया। 113 जो है वो 14 कैंडिडेट्स का आया। 112 जो है वो 5 कैंडिडेट्स का आया। 111 जो है वो आपके 12 कैंडिडेट्स का, और 110 ये आपके 108, ये सॉरी टोटल 18 कैंडिडेट्स, 18, ठीक है, 18 कैंडिडेट्स। अब यदि हम इसको सारे को ऐड करते हैं तो 108 कैंडिडेट्स। अब टोटल 312 कैंडिडेट्स का हम मार्क्स ले रहे हैं,
जिसमें 108 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 110 या उससे ऊपर आया। अब देखो, इस किसी में भी यानी 20 मार्क्स आपका एडवांटेज है, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो इसमें सेलेक्ट हो रहे हो। अब नीचे जाओ थोड़ा और, 104, सॉरी 109, 109 वन कैंडिडेट का था, 108 जो है 26 कैंडिडेट्स का था, 107 जो है वो 9 कैंडिडेट्स, 106 जो है 3 कैंडिडेट्स, और 105 वो 36 कैंडिडेट्स। अब यदि हम 126 से टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 183, 183 दैट्स मीन ऑलमोस्ट 60% ऐसे कैंडिडेट्स थे, 60% जिनके 70% मार्क्स या उससे ऊपर आए। तो अब जस्ट इमेजिन करो 60% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके इतने आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। अब और कुछ देखो, 104, 104 जो है 12 कैंडिडेट्स, 103 जो है वो आपके 9 कैंडिडेट्स, 102 जो है वो 8 कैंडिडेट्स, 101 जो है वो 12 कैंडिडेट्स, 100 जो है वो 9 कैंडिडेट्स। टोटल जब हम जोड़ते हैं तो 233। इसका मतलब 312 में से 233 कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 या उससे ऊपर मार्क्स आए हैं। अब देखो इसमें से, यानी कि जो भी आप अपने अनुसार अब देखो कि यदि 10 प्लस मार्क्स आपका ऊपर है कट ऑफ से, जितना भी कट ऑफ आपने ऊपर रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो अपने मार्क्स हैं वो काफी लाने पड़ेंगे, यानी कि 120 वाले रेंज में। ये डिफरेंट, अब जैसे देखो इसमें आपका 115, इसमें आप 112, 111, यानी 115 या उससे ऊपर, या कह सकते हो 120 के आसपास। लेकिन जब 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आपके हैं तो 109, 105, 102, 101, 105, यानी 105, 110 के आसपास लाते हो तो आपका सिलेक्शन। 25 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है तो आप 100 के आसपास लाते हो, 100 प्लस लाते हो तो आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये मार्क्स मैं इस वजह से दिखा रहा हूं कि सो मेनी कैंडिडेट्स आर गेटिंग 100। सोचो कि 312 मेन लिस्ट था, उसमें 233 100 प्लस लाए। इसका मतलब क्या है, मेजोरिटी कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके मार्क्स ला रहे हैं कितने, 100 प्लस ला रहे हैं मेजोरिटी। अब जस्ट देखो इसमें से 126 हाईएस्ट था, लोएस्ट 75 था। लोएस्ट 75 3 कैंडिडेट्स का था, लेकिन उन 3 कैंडिडेट्स में 2 कैंडिडेट्स जो एक्स सर्विसमैन के हैं। एक सर्विसमैन वाले में देखो ऐसा नहीं है कि एक सर्विसमैन में मार्क्स नहीं आया, एक सर्विसमैन वाले में भी 113 एक का आया है, एक 111 एक का आया है, वो आप देख सकते हो उसमें से। ऐसा नहीं है कि ये डेटा आपके पास, ऑब्वियसली ये है जो आपको कंपाइलेशन करना पड़ता है चीजें, तो उसका मैंने डिटेल में आपको किया। तो मैं ये डेटा आपको इस वजह से दिखा रहा हूं कि यदि आपके मेजोरिटी कैंडिडेट्स के, मोर देन टू थर्ड कैंडिडेट्स के मार्क्स यदि आपके 70+%, 75+% कैंडिडेट्स, यानी 3/4 कह सकते हो, 3/4 प्लस कैंडिडेट्स को यदि 100 प्लस आ रहा है, ठीक है, 100 प्लस जो है 100 या 100 प्लस, ठीक है, 100 और 100 प्लस, यदि 75% प्लस कैंडिडेट्स का आ रहा है, इसका मतलब क्यों नहीं आप अपना टारगेट रख सकते हो, डेफिनेटली आप रख सकते हो। इस चीज के लिए परेशान ना हो कि हमारा क्या होगा नहीं होगा। अब ये बोलोगे कि एकदम कट ऑफ पे ही आपका है, जैसे जिनका 196 ही है। मैंने बोला ना कि जैसे एक मेरे कैंडिडेट थे जिनका 122 आया। 122 क्या है, अब वेरी लिमिटेड कैंडिडेट्स का आ रहा ना। ये अब देखो 122 तक सिलेक्टेड वाले में 4 का ही, यानी कि इंटरव्यू में आपका टॉप 10 में मार्क्स है, लेकिन फाइनल नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एकदम कट ऑफ के पास है। जब जस्ट देखो इसमें 196 यदि कट ऑफ है, इसमें आप 22 ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 218 आ रहा है। जनरल का कट ऑफ क्या था, 218 आ रहा, मतलब उनका और थोड़ा मार्क्स था ऐसा। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। 323 इनका 321 था, ठीक है ना, 320 यानी 199 था इसमें रिटर्न में, 122 था इंटरव्यू में, तो 321 हुआ। अब जनरल कैंडिडेट थे, 321 ओबीसी में होते तो इनका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन जनरल में थे तो 2 मार्क्स और चाहिए था तो रिजर्व लिस्ट में हो जाता। तो ये सिचुएशन है आपके कि जो भी इधर कपल ऑफ ईयर्स में देखोगे कि जैसे हमने ऑलरेडी बोला ना कि जो मार्क्स आपके थ्री ये 2020 तक देखो, 2020, 2019,
2018। इन 3 इयर्स यदि है तो हाईएस्ट मार्क्स जो है इंटरव्यू में 113 आया। लेकिन इस ईयर में देखो 113 जो है, 113 113 तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, इसमें हाईएस्ट मार्क्स 113 इधर कपल ऑफ इयर्स में था। लेकिन इधर देखो बहुत सारे, अब सोचो 120 मार्क्स जो है 26 कैंडिडेट्स का आ रहा है, 119 2 कैंडिडेट, 18 4 कैंडिडेट्स, और इधर वाले ईयर में 113 हाईएस्ट ही था। 21 बैच में हाईएस्ट मार्क्स 120 था, 22 बैच में हाईएस्ट मार्क्स 130 था, 23 बैच में जो ये मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं, तो वो 126 के मार्क्स था। तो यदि अब 120 130 यदि किसी कैंडिडेट को मिल चुका है किसी ईयर में हाईएस्ट, तो एस्पायरेशन तो आपका 130 होना चाहिए। लेकिन मैं ऑलवेज कहता हूं कि हाईएस्ट वो वेरी फ्यू कैंडिडेट को आता है, एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट, इस ढंग से होते हैं। आप एकदम हाईएस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन जब ये देख रहे हो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, आप जिनके 115 114 113 110, बहुत सारे कैंडिडेट्स का 110 क्या है, 18 कैंडिडेट्स का 110 है, 105 बहुत सारे कैंडिडेट्स का, 36 कैंडिडेट्स का 105 है, 108 26 कैंडिडेट। तो यदि इतने कैंडिडेट्स का 105 प्लस आपका आ रहा है, तो आप क्यों नहीं एस्पायरेशन रख सकते हो? हमेशा ध्यान रखो जो हाईएस्ट है उसका टारगेट रखो। एक और चीज, इंटरव्यू में अब ये लगेगा कि सर आपको बोलने में क्या जाता है, नहीं डियर, मैं बोलने में नहीं जाता है। मैं कपल ऑफ ईयर से इस एग्जाम को देख रहा हूं। मैंने ऑलरेडी बोला था कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ, आई एम लकी इनफ कि 23 वाले में जो हाईएस्ट जिनका मार्क्स आया वो मेरे से जुड़े हुए थे। मैं कब फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा मेरे कारण उनका आया मार्क्स, नहीं, मैं ये कभी कह ही नहीं सकता हूँ। मेरे से जुड़े हुए थे, ये मुझे खुशी की बात है। वो मेरे से ना जुड़े हुए होते तब भी उनको आ जाता, संभावना था कि हो सकता है उससे और आगे आ सकता था। मैं ये कभी नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे से जुड़ो, नो, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप अपने आप पर बिलीव करो, अपने आप पे भरोसा रखो, और किसी से भी, जिनको आपको लगता है, ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हमेशा ध्यान रखो जीवन में ट्रस्ट रखना है। आप इतने देखते हो कि बाबा हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, बहुत सारे, देखो जो कुछ रियल हैं सन्यासी हैं कि एकदम मैं उस पर चूंकि बहुत ज्यादा मेरे पास नॉलेज नहीं है उस फील्ड का, तो मैं कमेंट नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका दुकान बहुत अच्छा चल रहा है। कारण क्या है कि कुछ लोग हैं उनको बिलीफ है कि इन बाबा के पास, इन सन्यासी के पास, इनके पास जाएंगे तो हमारा फायदा हो सकता है। वो बिलीफ इंपॉर्टेंट है, बिलीफ रखते हैं हो जाता है। आप मेडिसिन का देखते हो, प्लीसिबो इफेक्ट आपने देखा कि जब मेडिसिन टेस्ट किया जाता है तो क्या होता है, कुछ लोगों को रियल मेडिसिन दिया जाता है और कुछ लोगों को प्लीसिबो दिया जाता है, यानी कि फेक मेडिसिन, वो एक्चुअल में मेडिसिन नहीं है। लेकिन जिनको दिया जाता है, वो कहते हैं ना डबल रैंडमाइज ट्रायल, जिनको दिया जाता है उनको नहीं पता होता है कि मुझे दवा एक्चुअल में दिया गया या प्लेसिबो दिया गया। लेकिन बिलीफ पे कुछ लोग को दवा नहीं भी दिया जाता है तब भी वो ठीक होते हैं। आप बहुत सारे डॉक्टर्स को देखते हो, जब जैसे ही आप जाते हो, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको पैसे वसूल करना होता है, तो वो पेशेंट को डरा देते हैं कि एकदम सीरियस हो गया है ये, जैसे ही आप डरे तो आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करोगे। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको पैसे से मतलब नहीं होता, वो पेशेंट ठीक होने से मतलब। और बहुत ऐसे लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो सोचते हैं कि बस इसका कम से कम हम दोहन करें, कम जितना मिनिमम लगे उतना में बेचारा ठीक हो जाए। तो क्या बोलते हैं, अरे यार परेशान क्यों हो तुम, ये छोटा सा सिंपल है। आई रिमेम्बर जब मुझे डेंगू 2 इयर्स बैक हो गया था, 21 वाले बैच का जब मैं इंटरव्यू इनफैक्ट स्टार्ट कर दिया था, उसी बीच में हो गया था। तो बेसिकली मुझे एडमिट रहना पड़ा। तो मेरे गांव के डॉक्टर हैं, 50 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस, जाते के साथ बोले अरे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जाओ टेस्ट वेस्ट कराओ, टेस्ट कराया, डेंगू कंफर्म हो गया, बोले हाँ ये वो चीजें करो। फिर रेगुलर रूप से, एक उनको था कि मुझसे पैसे नहीं, क्योंकि मेरे गांव के हैं तो मेरे से पैसे नहीं चार्ज करेंगे, वो चार्ज करते हैं। इनफैक्ट पूरे गांव से चार्ज नहीं करते हैं, बस आपकी मेडिसिन की जो है, टेस्ट की है जो, उसका चार्ज करते हैं। तो वो क्या है, वो इस भरोसा पर दिलाएंगे ना कि ये आदमी एक तो ठीक हो जाएगा आराम से, और जितना जल्दी ठीक हो जाए तो मेरे पास से चला जाए, एक तरह से अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भेजा देते हैं, ठीक होने के बाद ही वो बोलते हैं। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए हम एक पेशेंट क्लाइंट नहीं है, उनके लिए एक पेशेंट तो है लेकिन क्लाइंट नहीं है, इस तरह से कि भाई ये जल्दी ठीक हो जाए।
तो ये बिलीफ जो होता है बहुत बड़ी सिस्टम, हम लोग को भी लगता है अच्छा उनके पास जाते हैं तो ठीक हो जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखो। जिस भी टीचर, मेंटर, सीनियर जिससे भी जुड़ो, उस पर भरोसा आपको रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट एवरी टाइम एक दो कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं जिनको लगता है कि यस ये मुझे क्या गाइड करेगा, मैं इससे बेटर जानता हूँ। दैट्स एवरी टाइम ट्रू। और मैं खुद मानता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे से बेटर हैं अकेडमिकली, मेरे से बेटर राइटिंग में वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास इस एग्जाम का एक्सपीरियंस है, 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये अपने, यदि मैं खुद का देखूं तो 2012 ये फर्स्ट टाइम एक तरह से मैं डायरेक्ट इस एग्जाम से एंगेज हूँ। उसके पहले से मैं जानता हूँ, बाय द वे मेरी अनुभव 2006 से है। इस वजह से कि एक मेरे कजिन थे, बैक टू बैक 2 टाइम्स रिटन क्वालिफाई किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय जो फिजिकल होता था, रनिंग थोड़ा सा और टफ होता था, तो रनिंग में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो उनका नहीं हुआ। ही इज ऑफिसर इन सम अदर सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन मैं तब से पहली बार जाना, फिर मैं जब 2012 में दिया एग्जाम, सेलेक्ट हो गया 2013 में, तो फिर ऑब्वियसली तब से मैं प्रॉपर जुड़ा हूँ, तो मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं इस एग्जाम के। तो मे बी आप हो सकता आप मेरे से बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो भी मैंने इस एग्जाम के ड्यूरेशन में जानना समझा, उसके आधार पे मैं इन चीजों को कह रहा हूँ कि भरोसा आपको रखना पड़ेगा कि यदि किसी को 120 आ रहा है तो मेरे भी 120 आ सकते हैं और आने का चांसेस है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, चीजों को प्रॉपर तरीके से रखो कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आई हैव फेथ इन माई सेल्फ। तो करोगे आप ही, कितना भी कोई भी टीचर हो, मेंटर हो, फ्रेंड हो, सीनियर हो, जूनियर हो, वो आपको कितना भी कुछ करवा देगा, जाओगे तो आप ही। वहां नोटबुक भी नहीं रहेगा, वहां आपके कोई मोबाइल फोन नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे। आप और आपका दिमाग, यानी आपके बॉडी और माइंड, ये इसका प्रेजेंस ही रहेगा। आप जितना अपने को रिप्रेजेंट प्रॉपर तरीके से कर सकते हो उतना बेटर होगा। तो कोई भी कैंडिडेट जिनका जैसे ही रिटन क्वालिफाई होते हो, यू यू डोंट नो कि एग्जैक्ट मेरे मार्क्स क्या होंगे, क्यों अननेसेसरी उस चीज को प्रति परेशान हो। अब कुछ कैंडिडेट्स का ये डाउट ये होता है कि सर मुझे पता तो हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं क्यों झूठ के परेशान हूं। ये मैंने बोला ना कि ऑलरेडी मान के चलो कि आप 2 4 5 नंबर तो इधर उधर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आप वर्स्ट सिचुएशन लो, रिटर्न यदि क्वालिफाई हुए हो तो जो कट ऑफ है, जैसे 196 कट ऑफ था रिटर्न का 23 वाले बैच में, यदि 196 कट ऑफ है और आप वर्स्ट केस में तो ये मान के चल रहे हो कि 196 तो हमारा होगा, अब आपके पास यानी 129 लाना था ये, लेकिन 127 भी जिनका था, मान के चलो 127 होता तो भी हो जाता। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं 196 आप मान के चल रहे हो कि हमारा वर्स्ट केस में 196 हो सकता है, 205 हो सकता है, 209 हो सकता है, 210 हो सकता है। यदि आपके इतने भी हैं तो आप पूरे एनर्जी लगाओ ना, पूरे जोश में जाओ। सबसे बड़ी चीज है कि यूपीएससी में हमेशा मानता हूं कि आप जिस भी रिलीजन या धर्म या मानते हो, तो जैसे ही कहते हैं ना कि काशी और काबा आपका है, यूपीएससी, यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो तो उस बिल्डिंग में अपने अधिकार से जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, और डायरेक्टली अपॉइंटेड ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर के लिए, तो ये मानो कि आपको बेस्ट देना है। आप इन चीजों पे अब बहुत अधिक नहीं सोचो कि क्या होगा नहीं होगा। आप पैरेलल जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो वो करते रहो। ये मत सोचो कि मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं होगा नहीं होगा, कट ऑफ से ऊपर ही थोड़ा सा ही होगा। आप मार्क्स देख रहे हो ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं 120 ला रहे हैं, 115 ला रहे हैं, तो आपके पास चांसेस है कि आप भी ला सकते हो उतना। आप मेहनत तो करो, अपने आप एनर्जी लगाओ। अभी क्या करना है, थोड़े थोड़े, जो जैसे एक तो अभी फिलहाल के लिए अब आपका डीएफ फील हो चुका है। देखो क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स इसमें से, जैसे कुछ कैंडिडेट्स मैं जानता हूं पर्सनल रूप से, जिनका ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हो पाया, मतलब जिस दिन जो कट ऑफ डेट है कि डीएफ फिल करने के, लास्ट डीएफ आपका 18th को लास्ट था फिल करना, तब तक उनका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ, इन द सेंस कि उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, डिग्री नहीं मिल पाया। या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक फाइनल एग्जाम भी नहीं दिया लेकिन उन्होंने अपियरिंग में दे दिया, तो कुछ कैंडिडेट्स तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स वो होंगे जो सर्टिफिकेशन नहीं होगा, कोई वन कारण से, कोई अदर कारण से, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के टाइम में रिजेक्शन हो जाएगा।
कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 515 के करीब सीट्स आपके हैं। तो जो कैंडिडेट्स होंगे मान के चलो 1600 के आसपास, आसपास में बोल रहा हूँ, 1700 भी हो सकते हैं और 1600 भी हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकते हैं बीच में। तो 1600 टू 1700 कैंडिडेट्स आपके होंगे। अब इसमें से आपको अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में लाना है। तो देखो, हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे रिटेन में और वो बाहर हो जाएंगे, कोई फिजिकल में कोई मेडिकल में, किसी का सर्टिफिकेट नहीं है उस कारण से। तो आपका जो कंपटीशन अब एक तरह से बचेगा 15 16 में। मान के चलो बेंच मार्क लो 1600, तो 1600 में एवरी 3 कैंडिडेट्स में एक तरह से आपका 1 सिलेक्शन होना। तो आप क्यों नहीं अभी से क्यों सोचते हो कि हमको मार्क्स कम आएगा? आप ये सोचो ना कि मेरे 120 हमको लाना है, 125 हमको लाना है, 130 यदि किसी को मिल चुका है तो आप बेंचमार्क अपना ऊपर रखो। लेकिन उस बेंचमार्क को रखते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने डीएफ फिल कर दिया, अभी फिजिकल और मेडिकल पर ध्यान दो। मेडिकल पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, मेडिकल में जिनके कुछ इश्यूज हैं तो डॉक्टर से आप जाकर के कंसल्ट करो, बाकी वो ठीक है। फिजिकल में आप थोड़ा सा मेहनत करते रहो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। एक तो जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड में मान के चलो किसी की हाइट कम है, मेल है 163 सेंटीमीटर, जिनकी हाइट है वो ऑलरेडी बाहर हो गए, तो उनका कोई वो ही नहीं है। लेकिन यदि आप फिजिकल मेडिकल, मेडिकल में बहुत सारा चीज तो आपके बस में नहीं होती है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन फिजिकल पर ध्यान दो। मेडिकल में जो थोड़े बहुत इशूज हैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, यदि जिनके इशू हैं। जिनके इशू नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं ना जो पिछली बार ही आप फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई, कुछ ऐसे हो 2-3 बार से आप कंटिन्यू बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको तो पता है ना कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि आप फिजिकल वगैरह पे ध्यान देते रहो और थोड़ा थोड़ा आप अपने डीएफ के अनुसार वर्क करते रहो। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे अपने डीएफ के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहो। जो आपने हॉबीज दिए हैं, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं, जो आपके सराउंडिंग्स हैं, जहां से आप बिलोंग करते हो, सारी चीजों को थोड़े थोड़े वर्क करते रहो। प्लस कुछ कुछ जो है क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स को रेज करते रहो अपना। जैसे ये मैं मान के चलो, देखो प्रॉपर तरीके से जो इंटरव्यू का तैयारी मैं करवाता हूँ, ये एक पैरेलल एक्चुअली प्रोसेस चलता रहता। लेकिन मैं प्रॉपर तैयारी जब करवाता हूँ जब फिजिकल मेडिकल का रिजल्ट आ जाता, जब फिजिकल मेडिकल का रिजल्ट आ जाता तो ये है ना कि आप इंटरव्यू दे रहे हो। हाँ, उसमें भी होते हैं कि फिजिकल मेडिकल के बाद भी यूपीएससी कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देती है। अब इसमें से जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया, वो भी एग्जाम दिए थे तो वो भी बाहर हो गए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भी बाहर हो जाते हैं एवरी टाइम। तो इंटरव्यू देने वाले ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो जिनके एक्सेलेंट मार्क्स रिटर्न में थे वो भी बाहर हो जाते हैं, एवरी टाइम ऐसा होता है। तो आप ये मान के चलो कि आपका जो कंपटीशन होगा जब आप इंटरव्यू दोगे तो 16-1700 कैंडिडेट्स के बीच आपका होगा। और वो भी आपके सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं ना। ऑब्वियसली जनरल है तो उनका सबसे ज्यादा टफ टफ है, ओबीसी है, फिर ईडब्ल्यूएस हैं, SC ST, तो सबको अपने अपने ग्रुप में। तो जनरल वाले को तो सबसे बेटर होना होता है, तो आप उस आधार पे जानते हो अपने को क्या करना। तो कॉन्फिडेंटली कि जैसे जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है मान के चलो थोड़ी देर के लिए, तो आप अभी वर्क करो ना उस पर। आपके पास अभी टाइम है, अभी जो इंटरव्यू होने में अभी आपके 6 to 7 मंथ्स हैं। तो 6-7 मंथ्स में थोड़े थोड़े वर्क करो। और जिनको लगता है कि मेरे अच्छे हैं, मैं पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हो उसमें से जिनका 110 मार्क्स आ गया, 115 मार्क्स आ गया, 120 भी आ गया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको तो पता है कि मैं एक बहुत अच्छे कंडीशन में हूँ, बहुत अच्छे लेवल में हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है, थोड़े थोड़े करना है, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजर चुके हो। लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, जिनको लगता है कि यस फर्स्ट टाइम हम हैं, मेरी बहुत अच्छी कमांड नहीं है इंटरव्यू वगैरह के चीजों पे, तो आप एक्स्ट्रा अभी वर्क करो। और जो क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स वगैरह होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। कट ऑफ को लेकर के अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीट्स ज्यादा हैं, पेपर रिलेटिवली टफर थे, तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर से तो कट ऑफ कम ही जाएगा। तो आप इन चीजों को करो। बाकी जैसे जो भी क्वेश्चंस डाउट्स क्यूरी आते रहते हैं, मैं धीरे धीरे आप लोग से कंटिन्यू करते रहता हूँ। 5 ईयर से कंटिन्यू मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। इनफैक्ट फर्स्ट मेरा खुद का जो बनाया हुआ वीडियो था वो 18 अक्टूबर 2019, ये 18 अक्टूबर 2019 को मैंने फर्स्ट टाइम एज ए यूट्यूब पे अपने वीडियो रिकॉर्ड किए थे। और वो भी रिलेटेड टू था यानी कि जो ये 18 अक्टूबर 2019 को ही
2019 बैच वाले का रिटर्न का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो मैंने उसी दिन फर्स्ट टाइम वो वीडियो बनाया था, और 5 ईयर से कंटिन्यूअस बैक टू बैक, मैं कभी भी गैप में नहीं। हाँ, अब कभी कभी एक सप्ताह, 5 दिन, 8 दिन, वो तो अलग चीज है, लेकिन आपके कुछ ना कुछ रेगुलर रूप से मिलते रहते हैं। मैं जनरल रेगुलर रूप से आपसे टच में हूँ। और जैसे उसके पहले जो था वो मैं ऑफलाइन चीजों को गाइड करता था, लेकिन तब से है ऑनलाइन एक तरह से 5+ ईयर सब हो चुके हैं, तो कंटिन्यू जो भी डाउट क्वेश्चन क्यूरी रहता है फिर आगे करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।